आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ड्रॉट के बारे में और साथ में जैसा कि आप जानते हैं हमने जो पिछले 2 वीडियोस कवर किए हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उनमें जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के बारे में बात की थी, तो उसी तरह से आज इस वीडियो के अंदर भी हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। पिछले जो वीडियोस हैं उनके अंदर हमने क्या जाना था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियोस में हमने पहले ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने थे, कुछ डेफिनिशंस जानी थी जो फॉर श्योर एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। साथ ही हमने उसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हिस्ट्री ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को जाना था, कुछ ट्रिक्स के साथ में चीज़ों को याद करने की कोशिश की थी। आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियोस के लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। किससे रिलेटेड? तो हम कहेंगे ड्रॉट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जानेंगे। सिर्फ ड्रॉट ही नहीं, ड्रॉट ईयर और साथ में जो एरिडिटी, इस तरह की अलग-अलग टर्म्स होती हैं, उनकी डेफिनेशंस को जानेंगे। फिर हम जानेंगे ड्रॉट वर्सेस एरिडिटी। ड्रॉट और एरिडिटी में क्या फ़र्क होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ड्रॉट का क्या क्लासिफिकेशन है? किस तरह से अलग-अलग ड्रॉट की डेफिनेशंस दी जाती हैं? क्या इंपॉर्टेंस है उन सारी डेफिनेशंस की? तो उन सभी चीज़ों को हम अच्छे से जानने वाले हैं। यही वीडियो का सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सामने एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही कुछ ड्रॉट के क्राइटेरिया जानेंगे। इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज़ जो होते हैं, इतना परसेंट से इतना होगा तो इसे हम सीवियर ड्रॉट कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। तो इस तरह के पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरियाज़ को हम जानेंगे। उसके बाद हम ड्रॉट एडेप्टेशन मैकेनिज़्म्स को जानेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे अक्सर जेआरएफ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लास्ट में कुछ, और साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो हैं ही। तो इन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे एंड आई रियली होप दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं जिसमें ड्रॉट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो फॉर श्योर आई रियली होप कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर स्टडीज। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ड्रॉट की कुछ डेफिनेशन से। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो रामदास 1960 रामदास ने के द्वारा दी गई है। रामदास जी जो है, आपको पता होना चाहिए, इन्हें इंडियन एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी के फादर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लें। एल ए रामादास जो है, उन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन मेटेरोलॉजी। तो उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ड्रॉट इज अ सिचुएशन व्हेन द एक्चुअल सीजनल रेनफॉल इज एक्चुअल सीजनल रेनफॉल, जो एक्चुअली किसी पर्टिकुलर सीजन के अंदर रेनफॉल होती है उसमें कमी, यानी उसके अंदर जो डेफिशिएंट है बाय मोर देन ट्वाइस द मीन डेविएशन के दुगने से भी ज्यादा। ये बात थोड़ा समझने आने में दिक्कत होती है, तो आप पहले तो ये समझें कि मीन डेविएशन क्या होता है। मान लेते हैं दो मेरे पास नंबर है, 1 और 2, 1 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा आंसर 1.5। ये जो 1.5 है, ये क्या है? मीन है। अब इस मीन का हम एक्चुअल वैल्यू से डेविएशन देखेंगे। वैल्यूज क्या थी? 1 और 2। तो 1 माइनस 1.5 करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। 2 माइनस 1.5 करेंगे तब भी कितना आएगा? 0.5। तो ये 0.5 जो है, इसका भी एवरेज लेना, क्योंकि हमने कहा दोनों वैल्यूज से जो वैल्यू आई वो कितनी थी? 0.5 थी। तो 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अगेन 0.5 आएगा। तो ये जो 0.5 है, ये वास्तव में मीन डेविएशन है। अब इस मीन डेविएशन का दुगना करूं तो आएगा 1। तो 1 से ज्यादा अगर हम कहेंगे पर्टिकुलर, एक लेट से हम सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर हम कह रहे हैं डेफिशिएंट हो रहा है सीजनल रेनफॉल, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे कह सकते हैं ड्रॉट कह सकते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू रामदास है 1960। ओके, तो ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। आई रियली होप ये समझाया होगा आपको। नेक्स्ट हम याद कर सकते हैं कि अमेरिकन मेटेरोलॉजी सोसाइटी कहती है डिफाइंड ड्रॉट एज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली ड्राई वेदर sufficiently prolonged for lack of water to cause severe hydrological imbalance in the area affected। तो मतलब अमेरिकन मेटेरोलॉजी सोसाइटी जो है वो इस बात पे फोकस कर रही है कि हाइड्रोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। हाइड्रोलॉजिकल का मतलब जो भी हमारे आसपास के एरियाज जहाँ पानी होता है, जैसे कि हम कहें रिवर्स के अंदर या हम कहें पॉन्ड्स के अंदर, जो भी जहाँ पे पानी के रिसोर्सेज हैं उनमें पानी की भी कमी आ जाती है, उसे बताया गया है। साथ में प्रोलॉन्ग का मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड जिसमें पानी की कमी हो रही है। तो ऐसी सिचुएशंस को जो है अमेरिकन मेटेरोलॉजी सोसाइटी जो है वो ड्रॉट कहते हैं। साथ में अभी अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स के रूप में याद कर रहे हैं हम कि ड्रॉट ईयर क्या होता है। अभी ड्रॉट ईयर की डेफिनेशन जो है आईएमडी, यानी हम कहेंगे इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है, 15 जनवरी 1875, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना, आईएमडी फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि बताइए इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ओके, तो इनके अकॉर्डिंग ड्रॉट ईयर क्या है? ड्रॉट ईयर
as a whole is defined by the IMD as a year in which, ऐसा साल जिसमें 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए तब उसे ड्रॉट ईयर कहा जाएगा। IMD कहता है कि सबसे पहली बात, ओवरऑल रेनफॉल डेफिशिएंसी इज मोर देन 10%। जो भी रेनफॉल हर साल होता है उससे 10% की अगर गिरावट हुई है, साथ में अच्छा गिरावट कैसे, तो हम कह रहे हैं ऑफ अ लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू, एंड लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू से हम कह रहे हैं 10% कमी हुई है, एंड मोर देन 20% एरिया इज अफेक्टेड बाय द ड्रॉट, और कम से कम 20% एरिया जो है, पर्टिकुलर एरिया जो है वो अफेक्ट होना चाहिए। ये दो अगर शर्तें पूरी हो रही हैं तो इन कंडीशंस को हम ड्रॉट ईयर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे साल को हम ड्रॉट ईयर के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, आइदर मॉडरेट और सीवियरली और कंबाइंड मॉडरेट सीवियरली, इस तरह के से ड्रॉट कहा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम कहें तो ड्रॉट ईयर को इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि इफ द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन और इक्वल टू 25% ऑफ नॉर्मल। ये भी इंपॉर्टेंट है। 25% और नॉर्मल का क्या मतलब है कि रेनफॉल वास्तव में जो हुई है वो 75% से कम हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25% या उससे ज्यादा की कमी होना, बारिश के अंदर 25% या उससे ज्यादा की कमी होना। तो देखिए ड्रॉट ईयर की कुछ अलग अलग डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमने पहले IMD के हिसाब से देखी, तो दूसरी अभी ये देख रखते हैं कि लेस देन और इक्वल्स टू 75% ऑफ द नॉर्मल, दैट ईयर इज सेड टू बी अ ड्रॉट ईयर, है ना। यहाँ क्या बताया है, एनुअल रेनफॉल इज लेस देन, एनुअल रेनफॉल हुई कितनी, ये कह रहा है 75 या 75% की से कम अगर रेनफॉल हुई है तो इस कंडीशन में से ड्रॉट कह दो। हम कह सकते हैं कमी के ऊपर फोकस करें तो 75% हुई है तो कमी कितनी हुई है, 25% कमी हुई है, तो इस तरह का क्राइटेरिया भी आप याद रख सकते हैं। तो ड्रॉट ईयर से रिलेटेड इस तरह की कुछ डेफिनेशन इन फ्यूचर अगर आपके सामने आए तो आप इसे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो बताया गया है ड्राई स्पेल क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ऐसा लंबा पीरियड जिसके अंदर बारिश की कमी हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, तो उसे ड्राई स्पेल कहा जाता है। अब ड्राई स्पेल से रिलेटेड स्पेसिफिक बात यहाँ लिखी है, मोर देन 10 डेज इन लाइट सॉइल्स एंड 15 डेज इन हैवी सॉइल। 10 दिन जो हम कह रहे हैं लाइट सॉइल एरियाज, लाइट सॉइल का मतलब समझते हैं जिसमें हम कह रहे हैं एक तरह से कोरस टेक्सचर सॉइल के अंदर 10 दिन के लिए कंसीडर किया जा रहा है, और 15 दिन के लिए किसमें कंसीडर कर रहे हैं, क्ले टाइप सॉइल यानी हैवी सॉइल एरियाज जो है उन कंडीशंस में उसे ड्राई, मतलब ड्राई स्पेल से रिलेटेड पर्टिकुलर डेज भी हम याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ड्रॉट इज प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल रिजल्टिंग विल्टिंग और ड्राइंग होता है, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड, जैसे कि हमने जाना 10 से 15 दिन का टाइम पीरियड जिसके अंदर बारिश नहीं हो रही है, तो ये पौधों की विल्टिंग और ड्राइंग का एक कारण बन सकता है। सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट को हम क्या कहते हैं, फेमाइन, भूखमरी कह सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन सीधा एग्जाम में आ सकती है कि सीवियर फॉर्म ऑफ ड्रॉट इज नोन एज फेमाइन, और इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि ड्रॉट इज अ प्रीकर्सर ऑफ फेमाइन, ड्रॉट एक प्रीकर्सर है फेमाइन। ठीक है जी। देखिए कुछ और डेफिनेशंस हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन और मॉइस्चर स्ट्रेस क्या होता है। तो डेजर्टिफिकेशन का मतलब जैसे तो समझ आता ही है कि लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई ह्यूमिड एरियाज रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग द क्लाइमेट वेरिएशन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। क्लाइमेट वेरिएशंस और ह्यूमन, इंसानों की जो एक्टिविटीज, जैसे कि आप जानते हैं डिफॉरेस्टेशन, है ना, पेड़ वगैरह अगर हम काट देते हैं तो इस कारण जो हम डेजर्ट्स का बन जाना डेजर्टिफिकेशन कहा जा सकता है। मॉइस्चर स्ट्रेस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर स्ट्रेस जब भी कोई बोलता है तो हमें समझ ऐसा दिमाग में आता है कि शायद वो कंडीशन है जहां पर पानी की कमी को बताया जा रहा है। तो मॉइस्चर स्ट्रेस डजंट मीन ओनली द लैक ऑफ वाटर, सिर्फ पानी की कमी नहीं, एक्सेस भी क्या है वास्तव में पौधों के लिए एक मॉइस्चर स्ट्रेस ही है। तो यहाँ इस बात पे फोकस किया है कि एक्सेस ऑफ वाटर इज आल्सो द स्ट्रेस फॉर द प्लांट्स। ओके, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है ड्रॉट वर्सेस एरिडिटी, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। याद रखना कि ड्रॉट वर्ड जो है जनरली डिनोट्स द स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में पानी की कमी ही तो क्या है, एक तरह से ड्रॉट है, लेकिन ये एक टेम्पररी कंडीशन है। ड्रॉट और एरिडिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही याद रखना है कि ड्रॉट जो है वो एक टेम्पररी कंडीशन है, जबकि एरिडिटी जो है वो एक परमानेंट कंडीशन कही जा सकती है। एरिडिटी तो क्लाइमेट से रिलेटेड हो गई ना, तो हम कह सकते हैं कि एरिडिटी इज अ परमानेंट क्लाइमेटिक फीचर है ये, एंड इज द कल्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कल्मिनेशन हम कह सकते हैं यानी जुड़ाव, एक तरह का समेशन है ये बहुत लंबे लॉन्ग टर्म प्रोसेस का। वही बात है, बहुत लंबे टर्म टाइम पीरियड का मतलब तो यही हो गया कि क्लाइमेट हो गया। तो क्लाइमेट एक परमानेंट चीज है जबकि ड्रॉट एक टेम्पररी चीज है। तो ड्रॉट इज ड्यू टू द एनोमली इन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर कुछ हेरफेर के कारण हम कह सकते हैं पानी की कमी होना एक तरह से ड्रॉट है। अब हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। क्या है क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। देखिए 3 तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ बोले हैं बेस्ड ऑन द यूजर्स रेलेवेंस। यूजर्स रेलेवेंस का मतलब ये हुआ कि यूजर जो है, यूजर का मतलब हर इंसान के लिए एक तरह से ड्रॉट की डेफिनेशन अलग नहीं मानी जा सकती है। तो हर यूजर के हिसाब से रेलेवेंस के अंदर कहें तो ये मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट भी हो सकता है,
एग्रीकल्चरल ड्रॉट भी हो सकता है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है और इकोलॉजिकल ड्रॉट भी हो सकता है। देखिए काम की बात ये है कि इनमें से जो शुरुआत के ये जो 3 ड्रॉट हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर आप बीएससी या किसी और पर्टिकुलर थ्योरी वाला एग्जाम लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ये फॉर श्योर लिखना ही है। मतलब अगर कोई ड्रॉट का क्लासिफिकेशन अगर कोई एग्जामिनर पढ़ना चाहता है, तो वो ये पढ़ना चाहता है कि आपने मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट, एग्रीकल्चरल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में लिखा है कि नहीं लिखा है। क्योंकि दीज आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम्स इन दीज क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रॉट। तो इसे याद रखना ही है। साथ में बेस्ड ऑन टाइम ऑफ अकरेंस के हिसाब से अर्ली सीजन, मिड सीजन, लेट सीजन और क्रॉनिक ड्रॉट भी कहे जाते हैं और कुछ अदर डेफिनेशंस के रूप में भी ड्रॉट फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पूछ लेते हैं बताओ परमानेंट ड्रॉट क्या है, या एक डेफिनेशन दे के देते हैं कि इसे बताओ क्या कह सकते हैं। तो इसे क्या हम परमानेंट ड्रॉट कहें, क्या उसे सीजनल कहें, क्या उसे कंटिजेंट कहें, या इसे रिलेटिव कहें, या फिजियोलॉजिकल कहें, एपरेंट कहें, फिर इनविजिबल ड्रॉट कहें। इतने सारे ड्रॉट के टाइप्स हैं, तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से याद रखना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है। मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट इज डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब समझते हैं बारिश। ज़रूरी नहीं है बारिश ही हो वैसे तो, इसमें स्नोफॉल को भी कंसिडर किया जा सकता है और अदर फॉर्म्स ऑफ हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन इसमें आते हैं। तो प्रेसिपिटेशन फ्रॉम एक्सपेक्टेड और नॉर्मल लेवल्स ओवर एन एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे टाइम तक कुल मिला के बारिश की कमी मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट कही जा सकती है। लेकिन मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट इज सेड टू अकर व्हेन द सीजनल रेनफॉल रिसीव्ड ओवर एन एरिया इज लेस देन 25% ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एवरेज वैल्यू। आई होप आपके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई है जो अभी हमने लाइन फेयर के आपको ऑलरेडी बताई थी ड्रॉट ईयर के नाम पे, राइट। ड्रॉट ईयर के अंदर भी आपको यही कहा था कि एक लंबे टाइम की पीरियड के अंदर अगर 75% ही बारिश हो रही है, या आप कह रहे हैं 25% की कमी हो रही है, तब इस कंडीशन को मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट कहा जाता है। वैसे ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, 25% वाला एग्जाम में मुझे लगता है ज्यादा पूछा जाता है, तो इस पर्टिकुलर लाइंस इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद रखिएगा। इट इज फर्दर क्लासिफाइड एज अ मॉडरेट ड्रॉट इफ द रेनफॉल डेफिशिएंसी इज 26 to 50%। 25 से 50% की कमी हो रही है तो उसे मॉडरेट ड्रॉट कह सकते हैं, और 50% से भी ज्यादा अगर कमी है बारिश में तो उसे सीवियर ड्रॉट कहा जा सकता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट को इस डायग्राम के साथ बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया है कि डिक्रीज पानी मतलब बारिश के अंदर कमी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है। मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट अफेक्ट्स ह्यूमन डिमांड्स एंड वैल्यूज फॉर वाटर exhibited as hydrological, एग्रीकल्चरल, सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट। तो मतलब मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट के कारण और दूसरे नए ड्रॉट जो है वो अलग अलग टाइप ऑफ ड्रॉट जो है वो बन सकते हैं, तो इस बात को भी हमें समझना चाहिए। ठीक है, इकोलॉजिकल ड्रॉट के बारे में अच्छे से बताया है यहाँ पे, और हाइड्रोलॉजिक, एग्रीकल्चरल, इस तरह से चीजों को थोड़ा सा अच्छे से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एग्रीकल्चरल ड्रॉट क्या होता है, इसे भी जानना जरूरी है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट का मतलब सीधा समझ आता है कि जो पौधे हैं एग्रीकल्चर में, हमारी फसलें हैं, उन्हें पानी की कमी महसूस हो रही है, तो इसे एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहा जा सकता है। यूजुअली ट्रिगर्ड बाय द मेटेओरोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। इस लाइन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट और साथ में मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट के ट्रिगर होने से पैदा होती है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब समझते हैं कि जो हमने पहले बात करी थी, पॉन्ड्स में, लेक्स वगैरह में पानी की कमी हो रही है, झील तालाबों में अगर पानी की कमी हो रही है, तो ऑफ कोर्स फिर हमारे एग्रीकल्चर पे भी उसका इफेक्ट आएगा। बारिश ही नहीं हो रही है यानी मेटेओरोलॉजिकल ड्रॉट आ रहा है, तो उसकी वजह से एग्रीकल्चरल ड्रॉट भी आएगा। तो इसका मतलब ये आप समझेंगे कि अकर्स व्हेन द सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनएडिक्वेट ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड इसमें फोकस किस पे है, क्रॉप पर है हमारा। एग्रीकल्चरल ड्रॉट्स अराइजेस फ्रॉम द वेरिएबल ससेप्टिबिलिटी ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट फ्रॉम इमरजेंस टू द मेच्योरिटी। क्रॉप इमरजेंस और मेच्योरिटी तक की अगर हम बात करें, वेरिएबल ससेप्टिबिलिटी ऑफ क्रॉप ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रॉप डेवलपमेंट। क्रॉप डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस में पानी की कमी हो रही है इन इंडिया, ये याद रख सकते हैं। डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ 4 consecutive weeks, 4 लगातार ऐसे वीक्स ऑफ सीवियरली मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट विद अ रेनफॉल डेफिशिएंसी ऑफ मोर देन 50% of the long term average, with a weekly rainfall of 5 centimeter or less from midday to mid October Kharif, when 80% of the India's total crop is planted, or 6 such consecutive weeks during the rest of the year। तो आपको बता रहे हैं लगातार 4 महीने, मतलब एक पूरा
महीना हो गया, लगातार 4 हफ्ते, 1 पूरा महीना हो गया, 6 महीने यानी हम कह सकते हैं लगभग 1.5 महीना। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के अंदर अगर लगातार बारिश नहीं हो रही है या 50% से भी कम हो रही है या स्पेसिफिकली बता दिया 5 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से भी कम हो रही है, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल ड्रॉट कह सकते हैं। वैसे एग्रीकल्चरल ड्रॉट का पूरा फोकस किस पे है, एग्रीकल्चर यानी प्लांट को पानी की कमी होने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट हम गए हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, आपको समझा ही दिया मैंने। सच कंडीशंस अराइजेस even at times of average precipitation when increased uses of water can occur। ये बात इंपॉर्टेंट है कि भाई बारिश मान लेते हैं कि होने को जितनी होती है उतनी हो रही है, झील तालाबों में पानी नेचर जितना डाल सकती है डाल रही है, लेकिन इंसान अगर अपनी जरूरतों के हिसाब से झील तालाबों में से पानी ज्यादा निकाल रहे हैं, तब अगर उसमें कमी हो गई तो वो भी हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के अंदर आएगी। तो हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट मतलब हाइड्रोलॉजिकल जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनमें पानी की कमी क्या है, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कही जाती है। ओके, इसके अलावा कुछ नोट पॉइंट याद रिप्रेजेंट किए हैं कि अराउंड 68% ऑफ कंट्री इज प्रोन टू ड्रॉट। 68% हिस्सा भारत का जो है वो ड्रॉट के कंसिडर किया जा सकता है। और ऑफ एंटायर एरिया 35% ऑफ एरिया विच रिसीव्स रेनफॉल बिटवीन 750 टू 1125 मिलीमीटर। ये आप जानते हैं क्राइटेरिया, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का स्पेसिफिक डाटा यही होता है। 750 से 1125 मिलीमीटर इज कंसिडर्ड ड्रॉट प्रोन एरिया, व्हाइल अनदर 33% जो मतलब 750 मिलीमीटर से भी कम पानी रिसीव कर रहा है उसे क्रॉनिक ड्रॉट प्रॉन कहा एरिया कहा जा सकता है। ठीक है ना, तो नोट पॉइंट के रूप में आप जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताया है कि सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट क्या होता है। देखो, वाटर इज नॉट यूज्ड वेल ड्यू टू द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कि पानी था तो सही है लेकिन ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया, तब उस कंडीशन को सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कह सकते हैं। या हम कहें कि डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, सप्लाई अच्छे से पानी का नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशंस को सोशियो इकोनॉमिक ड्रॉट कह सकते हैं। इकोलॉजिकल ड्रॉट इकोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कह सकते हैं कि वाटर फॉर प्लांट एंड एनिमल इज नॉट सफिशिएंट। समझ आ गया आपको, है ना? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, तो ये 5 डेफिनेशन आपने याद कर ली। अब फटाफट से कुछ और क्लासिफिकेशन के रूप में देख लेते हैं बेस्ड ऑन अकरेंस, कि भाई हम कहेंगे अर्ली सीजन का मतलब क्या हुआ कि अकर्स आइदर ड्यू टू द डिलेड ऑनसेट ऑफ मानसून, मानसून बहुत लेट आया है, तब ऐसी कंडीशन में अर्ली सीजन ड्रॉट कहा जा सकता है उसे। और अकर्स ड्यू टू द इनएडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रेनफॉल, दो रेनफॉल्स के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया तो उसे मिड सीजन ड्रॉट कहा जा सकता है। और इट अकर्स लॉन्ग सीजनल, हम किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे इट अकर्स as a result of early cessation of the monsoon, mainly during the years with the late commencement or weak monsoon activity। मानसून पहले ही बहुत वीक था किसी पर्टिकुलर साल में और वो बहुत जल्दी रुक भी गया, तो मानसून पहले ही रुक गया, तो इस कंडीशन में लेट सीजन और टर्मिनल ड्रॉट से कहा जा सकता है। टर्मिनल ड्रॉट एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। क्रॉनिक ड्रॉट कैसे कहते हैं, कॉमन इन द एरिड रीजन, जहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक बारिश हो ही नहीं रही है, उस कंडीशन में व्हेन द रेनफॉल स्टोर्ड मॉइस्चर आर inadequate to meet the crop requirement during the most of the year। साल के ज्यादातर टाइम के अंदर पानी नहीं ही अवेलेबल होता है क्रॉप्स को, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्रॉनिक ड्रॉट का कह सकते हैं। तो इन चारों बातों को आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखें, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और अदर टाइप्स मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपरेंट ड्रॉट कैसे कहेंगे। दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व्ड इन द लो टू मीडियम रेनफॉल रीजन्स ड्यू टू मिसमैचिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इन रिलेशन टू द रेनफॉल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। देखिए, एपरेंट ड्रॉट और वास्तव में आपको मैं अगर बताऊं रिलेटिव ड्रॉट जो है वो एक तरह से सेम सेम है, कि रिलेटिव ड्रॉट और एपरेंट ड्रॉट मुझे लगता है सेम है, कि मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर क्रॉप जो है कोई, वो उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चर सेट नहीं हो पा रहा है। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द लो और मीडियम रेनफॉल रीजन ड्यू टू द मिसमैचिंग ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न और रेनफॉल जो है, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है, वो एक दूसरे के लिए एडेप्टेबल नहीं है, दोनों के लिए सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन एक तरह से एपरेंट ड्रॉट कही जाती है। और यही बात हम कह सकते हैं रिलेटिव ड्रॉट के लिए भी कही जाती है, कि ऐसे कह सकते हैं रिलेटिव ड्रॉट इज अ सिचुएशन वेयर द ड्रॉट मे नॉट अप्लाई टू एन क्रॉप। किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए उस हम करते हैं, कह सकते हैं वो सीजन जो है वो सही एडिक्वेट सीजन नहीं है मॉइस्चर के लिए, लेकिन कोई दूसरी क्रॉप के लिए तो है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे रिलेटिव ड्रॉट कह सकते हैं। और इसी को हम घुमा फिरा के एक तरह से क्या कह रहे हैं, एपरेंट ड्रॉट कह सकते हैं। तो दिस कैन हैपन व्हेन द सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस एंड द क्रॉप बीइंग ग्रोन टू नॉट मैच। जो हम वही बात है, क्रॉपिंग पैटर्न और वो दोनों एक दूसरे के मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसे हम एपरेंट ड्रॉट या रिलेटिव ड्रॉट कह सकते हैं। दोनों को अलग अलग पेज पे लिख दिया, आई एम सॉरी। और नेक्स्ट है कंटिंजेंट ड्रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर श्योर एग्जाम में आ सकता है, कि जो भी हाईलाइट कर देते हैं चीजें, कोशिश यही होती है कि आप समझ सकें कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि दिस इन्वॉल्व्स एन एबनॉर्मल फेलियर ऑफ रेनफॉल, इट मे अकर ऑलमोस्ट एनीवेयर स्पेशली इन मोस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमिड सब ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिड सब ह्यूमिड क्लाइमेट्स के अंदर कहीं भी हो सकता है। इट इज यूजुअली ब्रीफ, इररेगुलर एंड जनरली अफेक्टेड ओनली
अ स्मॉल एरिया। मतलब कंटिंजेंट का मतलब वैसे इर्रेगुलर वर्ड पे फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है कि अचानक से कभी भी हम कह सकते हैं कि बारिश की कमी हो जाना, तो उस पर्टिकुलर के लिए हम कह सकते हैं एब्नॉर्मल फेल्चर ऑफ रेनफॉल। मतलब रेनफॉल आ तो रही है, एब्नॉर्मली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बारिश नॉर्मल आएगी, लेकिन नहीं आई। ऐसी कंडीशन एक तरह से कंटिंजेंट कही जा सकती है। इट मे अकर ऑलमोस्ट एनीवेयर, स्पेशली एनीवेयर, कहीं भी हो सकती है। ये बात काम की है कि ह्यूमिड एरियाज जहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं बारिश तो लगातार होती है, होगी ही, लेकिन नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में उसे कंटिंजेंट कह सकते हैं। इट इज यूजुअली ब्रीफ इर्रेगुलर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज ब्रीफ इर्रेगुलर एंड जनरली अफेक्टेड ओनली अ स्मॉल एरिया। पर्टिकुलर स्मॉल एरिया के लिए होते हैं। ये लास्ट लाइन प्लीज आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इनविजिबल ड्रॉट कैसे कहेंगे? ये भी पिछले सालों में आ चुका है एग्जामिनेशन में। इनविजिबल ड्रॉट क्या है ना? मैंने आपको पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाए थे पिछले वीडियोस में, तो आई होप आपने उसको नोटिस किया होगा। दिस कैन अकर इवन व्हेन देयर इज अ फ्रीक्वेंट रेनफॉल इन एन एरिया। बारिश हो रही है तब भी उसे रेनफॉल कैसे कह देंगे? व्हेन रेनफॉल इज इनएडिक्वेट टू मीट द इवेपोरेशन लॉसेस। बारिश हुई तो सही, लेकिन पौधों ने इतना पानी उड़ा दिया, इवेपोट्रांसपायरेशन इतना ज्यादा हो गया कि वो पौधों की डिमांड को पूरा नहीं कर पाया। तो ऐसे कंडीशंस में हम उसे इनविजिबल ड्रॉट कहेंगे, क्योंकि हमें तो क्या विजिबल हो रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी ड्रॉट वाली कंडीशंस क्यों डेवलप हो रही हैं? क्योंकि वेपर ट्रांसपिरेशन अगर ज्यादा हो रहा है। रिजल्ट इज बॉर्डर लाइन वाटर डेफिशिएंसी इन द सॉइल, रिजल्टिंग इन less of yield than optimum. This occurs usually in the humid regions. ये लाइन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ह्यूमिड रीजन्स में कौन से ड्रॉट देखे जा सकते हैं। इनविजिबल भी देखा जा सकता है, कंटिंजेंट भी देखा जा सकता है, ये याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सॉइल साइंस स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फॉर द, हम कह सकते हैं फॉर दोज विच आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्रोनॉमी एग्जामिनेशन। सो हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल ड्रॉट बहुत जरूरी है। क्यों? कि कोई पौधा है, उसको आपने सेलाइन सॉइल के अंदर डाला है, सेलाइन सॉइल में अगर वो है, तो अगर पौधे के आसपास सॉल्ट बहुत ज्यादा है, पौधे के आसपास सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पौधे की बॉडी के अंदर कंपैरेटिवली पानी ज्यादा माना जाएगा। पौधे के अंदर कंपैरेटिवली पानी ज्यादा माना जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर पौधा पानी जो है वो बहुत कम स्पीड से लेगा, कम पानी का अपटेक करेगा, लोअर वाटर अपटेक करेगा, याद रखिएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उल्टा पौधे से पानी बाहर आ सकता है। समझ रहे हो? एक बार के लिए इस डायग्राम को मत देखो, मेरी आंखों में देखो और समझने की कोशिश करो कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉट क्या है। अगर वो पौधा है, कैसे बताऊं मैं, मान लेते हैं इस तरह का पौधे की जड़ें हैं, उसके आसपास मैं कह रहा हूं क्या है, सैलाइन वाटर है। तो सैलाइन वाटर के अंदर हम कह रहे हैं सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण पौधे पौधा कहेगा कि इससे बेटर पानी तो मेरे अंदर है ना? मेरे अंदर प्योर वाटर ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल मेरा ज्यादा है। तो पौधे के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होने के कारण पौधे से पानी निकल आएगा, पौधे के अंदर से पानी निकल के जमीन में आ गया, तो पौधे के लिए तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी। बात समझ आई? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा था भाई, और पौधे के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, तो उससे पानी का एक ही रूल है, पानी कहता है अपना फंडा क्लियर है, अपना फंडा क्लियर है कि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो यहाँ तो हायर पोटेंशियल था पौधे के अंदर, पौधे के आसपास लोअर पोटेंशियल हो गया, तो पानी बाहर आ जाएगा। इस कंडीशन को हम फिजियोलॉजिकल ड्रॉट कह सकते हैं। दे हैव excessive salt concentration in the soil which adversely affect the plant growth mainly due to the increased osmotic pressure which causes the physiological drought। डन है जी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव ड्रॉट क्या होता है, जो हमने अभी एपरेंट ड्रॉट के रूप में समझ लिया था। ड्रॉट के रिलेटेड कुछ क्राइटेरिया हैं। देखिए एनावेरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिएगा। एनावेरी सिस्टम के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि 75% अगर हम कह रहे हैं या उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन 75% तक है, तो उसे नॉट ड्रॉट, कोई ड्रॉट नहीं है भाई साहब। 50 से 75% हुआ है तो मॉडरेट ड्रॉट कहो, 25 से 50% हुआ है तो सीवियर ड्रॉट कहो, और 25% से भी कम अगर प्रोडक्शन हुआ है तो उसे डिजास्ट्रस ड्रॉट कहा जा सकता है। तो उसे याद रखना, एनावेरी सिस्टम याद रखना। और पर्टिकुलर ये काजरी के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कब आया था, है ना? ईयर याद होगा एस्टेब्लिशमेंट का, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब काजरी जो है वो, उसके अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि ड्रॉट फ्री पीरियड, मॉडरेट ड्रॉट पीरियड और सीवियर ड्रॉट पीरियड क्या होता है। ये मैंने सबसे पहला वीडियो था उसमें भी बताया था आपको कि एक्चुअल इवेपोरेशन और क्यूमुलेटिव पैन इवेपोरेशन जो है उनके बीच में रिश्ता बताते हैं कि भाई एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन जो है वो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा है तो उसे ड्रॉट फ्री पीरियड कह दो, और 25% से 50% के बीच में है तो उसे मॉडरेट ड्रॉट कह दो, और 25% से हम कहें कम है तो उसे सीवियर ड्रॉट कंडीशन कह दो। अगर आपने सारे वीडियोस मतलब शुरुआत के दोनों वीडियोस भी देखे होंगे तो आई रियली होप कि आपको बात आसानी से समझ आ गई होगी।
है ना? नहीं आई हो तो वो वीडियोस देख लेना या एक बार वापस इसे आराम से पढ़िएगा। 1/2 का मतलब हाफ है ना? और 1/4 मतलब 25% है। तो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम कितना इवेपोट्रांसपिरेशन हो सकता है, वो पोटेंशियल होता है। और एक्चुअल का मतलब ये होता है, एई का मतलब एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, मतलब वास्तव में जो इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है। मेरी बातें हो सकता है समझ में नहीं आ रही होंगी, अगर आपने पीछे वीडियोस नहीं देखे हैं तो, है ना? या आराम से गहन अध्ययन करिएगा, आ जाएगा समझ में, है ना? चलो, एआई हेरिडिटी इंडेक्स याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला AET अपॉन PET होता है, इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन अपॉन में पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इसका एक अलग फॉर्मूला भी बताया जाता है कि नंबर ऑफ रेनी डेज को अगर मीन प्रेसिपिटेशन से मल्टीप्लाई कर दें पर डे, हर रोज जितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसका एक एवरेज को मल्टीप्लाई कर दें रेनी डेज से। रेनी डेज कब किसे कहते हैं, मालूम है ना आपको? पर्टिकुलर रेनी डेज किसे कहते हैं? क्रॉप रेनी डेज और रेनी डेज किसे कहते हैं? जानते हो आप? जानते हो? जानते हो? जानते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, है ना? तो उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, तो वो मुझे बताना। और अगर उसको डिवाइड लगाएँ हम मीन टेम्परेचर प्लस 10 से, तो उसे हेरिडिटी इंडेक्स कहा जा सकता है। एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन बताया है, मॉडरेट, लार्ज स्केल, वेरियस और डिजास्टर्स कब किस कंडीशन में कह सकते हैं, इस क्राइटेरिया को याद रखें। क्रॉप ग्रोइंग पीरियड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि एरिड रीजन्स के लिए लेस देन 74 डेज होता है, एरिड सेमी एरिड के लिए 75 टू 119 डेज और ह्यूमिड रीजन्स के लिए मोर देन 119 डेज होता है। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ड्रॉट एडेप्टेशन मैकेनिज्म्स के बारे में। तो देखिए यहाँ आपको एक टर्म बताई है एफिमेरल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। एफिमेरल्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन डेजर्ट प्लांट्स व्हिच मैच्योर इन 5 to 6 वीक्स। द मेन एडेप्टेशन, सॉरी ये लाइन कट हो गई, द मेन एडेप्टेशन ऑफ दीज टू अ ड्रॉट इज देयर मैच्योरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस। तो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जो होती हैं अल्टीमेटली उन्हें हम एफिमेरल्स कह देते हैं। 5 से 6 वीक्स के अंदर ही हम कह रहे हैं, यानी 1.5 महीने में ही क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे तरह के जो पौधे हैं उन्हें हम एफिमेरल्स कह सकते हैं। याद रखना कि हमने पौधा इतनी जल्दी मतलब इतनी जल्दी सॉइंग कर दी कि वो 1.5 महीने में ही मैच्योर हो गया। और हर हम देख सकते हैं जो उसकी मैच्योरिटी स्टेजेस के अंदर पानी की कमी नहीं हुई, है ना? क्योंकि ड्रॉट आया, हमको लग रहा था इस पर्टिकुलर टाइम पे ड्रॉट आ सकता है, उससे पहले ही हमने अपनी फसल तैयार करवा ली। तो उस कंडीशंस को, एक तरह के पौधों को हम एफिमेरल्स कह सकते हैं। और ड्रॉट टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू अ लेवल ऑफ स्ट्रेस एट विच 50% ऑफ सेल्स डाई। 50% सेल्स जो है जब मर जाती हैं तो उसे ड्रॉट टॉलरेंस कहते हैं। और एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रॉट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट इज नोन एज द मेटाबॉलिक स्ट्रेन। ड्रॉट के जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं उसे मेटाबॉलिक स्ट्रेन्स कहा जाता है। प्लास्टिक स्ट्रेन इंडिकेट्स द इनवर्स लॉस ऑफ प्लांट टिश्यू ड्यू टू द सीवियर ड्रॉट। सीवियर ड्रॉट की वजह से टिश्यूज के अंदर हार्मफुल इफेक्ट देखे जाते हैं, तो उसे प्लास्टिक स्ट्रेन आ जा सकता है। ठीक है, तो ये तो देखिए कुछ बातें हैं जो माहौल बनाने के लिए बताई गई हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर बात आपको पता होनी चाहिए कि C4 प्लांट्स ज़्यादा जल्दी से और अच्छे रूप में कार्बन डाइऑक्साइड्स को पकड़ते हैं। उनके भी फादर होते हैं, उनके भी बाप होते हैं कौन? CAM प्लांट, कैम प्लांट, हाँ, कैप्सुलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट CAM आपने नाम ज़रूर सुना होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ थोड़ा बहुत बताया गया है, इन पॉइंट्स को आप पढ़ लें। आई रियली होप ये ईज़िली आपको समझ आ जाएँगे। ये चार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। दूसरी बात ड्रॉट एडेप्टेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए ड्रॉट एडेप्टेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ड्रॉट रेजिस्टेंस और ड्रॉट एस्केपिंग। ड्रॉट रेजिस्टेंस का मतलब हुआ पौधा कह रहा है कि अरे हम संभाल लेंगे भाई साहब, आप ड्रॉट आने तो दो, मतलब ड्रॉट के लिए खुद ही रेजिस्टेंट है पौधा। एस्केपिंग का मतलब क्या है? बच के निकल लेंगे। बच के कैसे निकल लेंगे? कि जैसे कि एफिमेरल्स के बारे में बताया आपको, बच के निकलने वाली बात ही है। ड्रॉट आएगा ही नहीं, ड्रॉट आएगा उससे पहले ही क्रॉप मैच्योर हो गई तो उसे क्या कहेंगे? एफिमेरल्स, यानी ड्रॉट एस्केपिंग टाइप कह देंगे, है ना? तो ड्रॉट रेजिस्टेंस 2 तरह का मैकेनिज्म रखता है ना? पौधा कह रहा था ना कि आने दो ड्रॉट, हम संभाल लेंगे बाजी। तो ड्रॉट अवॉइडेंस और साथ में दूसरा ड्रॉट टॉलरेंस। अवॉइडेंस के अंदर 2 चीजें आ सकती हैं, या तो पौधे के अंदर वाटर सेविंग पर्सनैलिटी हो, मतलब पौधा पानी सेव बहुत अच्छे से कर लेता है, जितना इकट्ठा किया उसको ज्यादा उड़ाएगा नहीं। उड़ाएगा कैसे नहीं? जब क्यूटिकल्स मोटी हो, पौधे एक तरह से कैक्टस टाइप पौधा हो, तो वो पौधा पानी को सेव कर सकता है, आई थिंक उसे हम वाटर सेवर्स कह सकते हैं। दूसरी बात वाटर स्पेंडर्स। स्पेंडर का मतलब है ज्यादा स्पेंड नहीं करेगा, एक्सेलरेटिंग द वाटर अपटेक। हाँ, पानी लेगा ज्यादा, या तो वो पौधे पानी को सेव ज्यादा करना कर लेगा या पानी को अपटेक ज्यादा करेगा, तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं वाटर स्पेंडर्स, एक्सेलरेटिंग द वाटर अपटेक। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये किस में आ रही हैं? अवॉइडेंस में आ रही है। अवॉइडेंस मतलब क्या है? जो कि हिस्सा है रेजिस्टेंस का। देखिए एक चार्ट को बहुत स्पेसिफिकली अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा हिस्से की बात करें ड्रॉट टॉलरेंस की, टॉलरेंस तो कब हो सकता है? जब स्ट्रेस मिटिगेटिंग पावर हो और हाई टॉलरेंस हो। इसके अंदर मेटाबॉलिक स्ट्रेन और प्लास्टिक स्ट्रेन आते हैं कि भाई हमने वही बात करी कि
इफेक्ट इतने हो रहे हैं कि हालत तो खराब हो रही है। हाई टॉलरेंस का मतलब पौधा मर तो रहा है, लेकिन मर इन द सेंस उसकी यील्ड वगैरह तो कम हो रही है, लेकिन पूरी तरह से डेड नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में एक तरह से उसे हाई टॉलरेंस वाली कंडीशंस में कंसीडर कर सकते हैं। और मिटिगेटिंग स्ट्रेस का मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस टू डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो रही है फिर भी पौधा नहीं मर रहा है, रेजिस्टेंस टू डिहाइड्रेशन, थिक क्यूटिकल्स वाली कंडीशन और मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर में भी अपने आप को मेंटेन करे रखना, ये दोनों ही बातें अच्छे से याद रखना। और इनके ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई वाटर सेवर्स पानी को अपने अंदर कैसे सेव कर सकते हैं। या तो स्टोमेटा ही जल्दी बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए खोलो स्टोमेटा, बंद कर लो अपने आप, क्यों, ज्यादा खोलेंगे तो पानी ज्यादा बाहर आएगा। तो अर्ली स्टोमेटा क्लोजर होनी चाहिए। इंक्रीज्ड फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, जितना पानी आया उसको ज्यादा एफिशिएंटली यूज करना। लो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, लो मतलब क्यूटिकुलर क्यूटिकुलर मोटी होने के कारण उसका क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कम होना। लिपिड डिपोजिशन होना पत्तियों के ऊपर। रिड्यूस लीफ एरिया, एरिया ज्यादा फैला हुआ ना हो, जितना ज्यादा एरिया फैला होगा ट्रांसपायरेशन उतना ज्यादा होगा, तो वो कम होना। और मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ स्ट्रक्चर का मतलब आप समझ सकते हैं कि मोटी मोटी क्यूटिकल्स का होना है ना। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ सरफेस और वाटर स्टोरेज इन द प्लांट, पानी के अंदर पानी का स्टोरेज होना। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे याद रखना कि वाटर सेवर्स में कौन सा पॉइंट आते हैं। और वाटर स्पेंडर्स में भी इस तरह से याद रखना, एफिशिएंट रूट सिस्टम, रूट सिस्टम अच्छा होगा तो ज्यादा ज्यादा पानी आप टेक कर लेंगे भाई साहब। अच्छा रूट सिस्टम होगा तो एफिशिएंट वाटर रूट सिस्टम होना। हाई रूट टू शूट रेशियो होना, रूट मतलब कुल मिला के ज्यादा डेंस होना। और इंक्रीज्ड पोटेंशियल होना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज्यादा होना। तो ऐसी कंडीशन में वाटर स्पेंडर से कहा जा सकता है। तो वाटर स्पेंडर और वाटर सेवर के दोनों क्राइटेरिया किस में आ रहे हैं, ड्रॉट अवॉइडेंस में आ रहे हैं। जबकि स्ट्रेस मिटिगेटिंग और हाई टॉलरेंस किस में आ रहे हैं, टॉलरेंस में आ रहे हैं। एस्केपिंग के अंदर खाली एफिमेरल्स और अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज का नाम लिखा गया है। तो ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी में बिना देखे बनाइएगा, ठीक है, बनाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को मैं एक एक लाइन बोल के नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और इतना आपके लिए ठीक नहीं है। इससे बेहतर है अब मुझे पॉज किया जाए और मुझे पॉज करके ये वन लाइन टू लाइन आप पढ़ लें। कोई लाइन आपको लग रही है ये सही नहीं है या समझ नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यार ये क्या लिख दिया आपने, मजा नहीं आया, समझ नहीं आया, तो आप समझ लें। और काफी सारे पॉइंट हैं, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए कुछ-कुछ पॉइंट्स में आपको स्पेसिफिकली बताया गया है कि ड्रॉट्स के कारण प्रोलीन जैसे अमीनो एसिड्स बढ़ जाते हैं। सीधा एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन कि ड्रॉट की कंडीशंस में कौन-सा अमीनो एसिड बढ़ जाता है, तो प्रोलीन बढ़ जाता है। तो ये वास्तव में दीज़ आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो अच्छे से इनको याद करिएगा। और अंडर ड्रॉट कंडीशन में साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, आईए ये बढ़ जाते हैं, सॉरी ये कम हो जाते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड, एथाइलिन और बीटेन ये तीनों नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ये बढ़ जाते हैं, इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है पौधे में। तो कौन से हार्मोन कम होते हैं, कौन से ज़्यादा हो जाते हैं, और भी आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, है ना? ये डीपीएपी का वैसे पिछले वीडियो में आ चुका था तो वो, और मतलब जो ड्रॉट से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, तो मैंने उनको इंपॉर्टेंट पॉइंट नाम देते हुए यहाँ प्रेज़ेंट किया है कि सुक्रोज स्टार्च में कमी हो जाती है ड्रॉट के अंदर, हेक्सोस जो है बढ़ जाते हैं इसके ड्रॉट वाली कंडीशंस में, है ना? इवेडिंग, हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेडिंग द पीरियड ऑफ ड्रॉट इज़ द सिंपलेस्ट मीन्स ऑफ एडाप्टेशन ऑफ द प्लांट बाय ड्राई कंडीशन। इवेडिंग का मतलब एक तरह से वही एस्केपिंग वाली कंडीशंस है, एफिमेरल्स वाली कंडीशंस है, उस तरह को चीज़ों को हम, वो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट मीन ऑफ एडाप्टेशन है ना? इस बात को याद रखना। एफिमेरल, C4 प्लांट, सीएम प्लांट, है ना? इन सारी फैक्ट्स को प्लीज़ अच्छे से समझ लेना। देखो कितनी 4-5 स्लाइड्स आ चुकी हैं देखो लगातार, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगातार नज़र आ रहे हैं। तो इन्हें प्लीज़ आप पढ़ लें अपने लेवल पे, एंड आई रियली होप दिस वीडियो, these facts will be directly क्या यार इंग्लिश आती नहीं, इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। These facts will be directly beneficial for you in examinations। चलो अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बारे में। तो बात तो नहीं करेंगे, सीधा-सीधा क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे 5-5 सेकंड के गैप पे। स्लाइड्स आपके सामने रिप्रेजेंट होंगी। अपना आंसर अपने मन में सोच लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरी तरफ से है फर्स्ट, मेरी तरफ से है सेकंड। इस तरह से अपनी एक लिस्ट बना लो 10 क्वेश्चन, और लास्ट में आपको एक आंसर की भी रिप्रेजेंट कर दूंगा, और उस आंसर के बिहाफ पे अपना आंसर आप चेक कर लें। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो डन कर दें, खत्म करें आज का वीडियो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई रियली होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हमने कवर तो किया ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है ड्रॉट का वो सारा मैं कंपाइल करके लेके आने की कोशिश की है मैंने। फिर भी कुछ लगे आपको कि यार ये पार्ट रह गया, ये तो आना चाहिए था इस वीडियो के अंदर, ये भी आएगा एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कुछ ऐसा फील हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस या मैं कहूँ स्पेसिफिकली हम मल्चिंग के बारे में अच्छे से बात करेंगे। और उसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट्स या टॉपिक रहेंगे तो उसे कवर करते हुए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर को हम कंप्लीट करने वाले हैं जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।